Hello everyone, I am Tathagato Paja. I welcome all of you to my channel Biology with Brother. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इकोसिस्टम के जो पहला बेसिक जो चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होते हैं, क्या क्या नहीं होते, उसमें जो बेसिक यूनिट्स है जैसे कि प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इन सब के बेसिक अंडरस्टैंडिंग किए थे। और इनमें आपका प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिए थे और एनसीईआरटी का मार्किंग भी हमने कर लिया था। और जो हॉटस्पॉट है वो तो आप लोगों को बार बार रिवाइज़ करने ही करने हैं, ये भी मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर पे ऑलरेडी बोल दिया था। इसके बाद आज हम लोग आएंगे जो थर्ड जो आपका इकोसिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपका है एनर्जी फ्लो। इस एनर्जी फ्लो के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में समझना पड़ेगा और इससे आपको इसमें भी मैंने आपको जो हॉटस्पॉट है वो ऑलरेडी मार्क करके रखा है, ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी टाइम सेव हो, और इसको हम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझते हुए चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों का कुछ कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो पहला चीज़ तो जो आपको याद रखना है वो है आपका अप टू आवर सिलेबस, यानी अप टू जो नीट का सिलेबस है, यहाँ पे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट के अलावा जो भी इकोसिस्टम है उसमें अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, आपका सन होता है। तो सिर्फ आपका डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, जो कि मैंने यहाँ पे घेर भी दिया है आपको ताकि अच्छे से ये दिखे ये वाला चीज़ कि एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये आपको याद रखना है। और इसके बाद एक और चीज़ आता है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जनरली आपको पता है कि सन का जो रेडिएशन जो इंसिडेंट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे टाइप ऑफ वेव्स होते हैं। तो उस वेव्स में आपका जितना जो वेव है उसमें सिर्फ 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है, यानी वो 50% ही उनमें से जो प्लांट उसको ले पाएगा, यानी वो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसाइजिंग जो प्लांट है उसमें जो स्पेक्ट्रम होते हैं उस स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं। तो यही बेसिकली आपका 50% ऑफ टोटल इंसिडेंट लाइट हो जाता है। और ये जो टोटल जो 50% जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हुआ, उसमें से भी प्लांट केवल और केवल 2 to 10% ही आपका कैप्चर कर पाता है। और यही जो 2 से 10% ये जो कैप्चर किया, इसी में हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा जो बायोस्फीयर है, ये सरवाइव कर रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका आ सकता है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, कि अगर आपको कहीं पे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आप बताइए कि टोटल इंसिडेंट रेडिएशन में कितना प्रतिशत आपका जो है प्लांट कैप्चर कर पाएगा, तो वो बेसिकली कितना हो जाएगा, 1 to 5%। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आपका बेसिकली फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन तो टोटल इंसिडेंट का ऑलरेडी 50% है, और उसी 50% में से आपका 2 to 10% ले पा रहा है। तो अगर टोटल का कर देंगे तो उसका तो आधा हो जाएगा, तो बिल्कुल उसका हो जाएगा 1 to 5%। ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता या फिर गलत करते हैं, और ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। और एनर्जी फ्लो में एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडिरेक्शनल फ्लो होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपका हायर ट्रॉफिक लेवल से नीचे की तरफ आ जाए एनर्जी, क्योंकि जो है हायर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी का कंटेंट ऑलरेडी काफ़ी कम होता है, लोअर ट्रॉफिक लेवल पे उससे ज़्यादा होता है। तो कम से ज़्यादा की तरफ तो एनर्जी कभी भी फ्लो नहीं हो पाएगा। ये आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे हम वो जो लिंडेमैन्स 10% लॉ की हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर पे, वो हम अच्छे से यहाँ पे आई थिंक डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद आपको एक और चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो आपका इकोसिस्टम है, ये आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इससे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए इकोसिस्टम को फुल्ली फंक्शन करने के लिए, यानी इस इकोसिस्टम को फुल्ली फंक्शनल होने के लिए भी कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो इनपुट कहाँ से आता है, आपका सन से आता है, यानी सनलाइट से आता है। तो यह आपका बेसिकली जो एनर्जी फ्लो के बारे में एक ओवरव्यू हमने ले लिया। इसके बाद हम लोग सीधा एनसीईआरटी पे जो हाईलाइट किए हुए हैं तो वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन तक मैंने आपसे पढ़ा दिया था। इसके बाद वाले पार्ट में हम चलते हैं कि प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR। मैंने इसको गोला पकड़ लिया है कि आपको इसमें PAR जो है उसका ही 2 to 10%, ना कि पूरा का अगर कह देगा तो इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि 50% सिर्फ PAR है। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, यानी हमारे जो पूरे विश्व है उस विश्व में जितने भी लिविंग चीज़ें हैं वो सब सस्टेन किस चीज़ से हो रहे हैं, यही जो 2 to 10% आपका प्लांट बेसिकली फिक्स कर रहा है। Furthermore, ecosystem are not exempt of second law of thermodynamics,
दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दैट दे रिक्वायर। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा कि इकोसिस्टम कोई आपका जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एग्जाम्पशन नहीं है, यहाँ पे भी आपको कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए जो सनलाइट से मिलता है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हॉटस्पॉट वाला पार्ट है। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी एक थियोरेटिकल सा पार्ट आ रहा है, जिसी आई थिंक ये थियोरेटिकल पार्ट आने के कारण ही आपको आप में से काफ़ी सारे लोगों को हो रहा होगा कि इकोलॉजी काफ़ी बोरिंग लगता होगा। तो इसीलिए मैं इस इकोलॉजी को एक स्टोरी के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी किया है, यहाँ पे भी कर रहा हूँ, और अगले जो इकोलॉजी के चैप्टर्स है वहाँ पे भी मैं ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों का जो सपोर्ट है वो अभी तक उतना ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर मैं ऐसे ही लेक्चर बनाता रहूँ। इसीलिए क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना कि ऐसा लेक्चर मैं बनाता रहूँ आप लोगों के लिए। चलिए अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं कि इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर हार्बेसियस एंड वुडी प्लांट। Likewise, producer in aquatic ecosystems are various phytoplankton, algae and higher plant। तो ये एकदम बेसिक सा चीज़ है, यहाँ पे मैंने आपको रीडिंग ही मार्क कर दिया है। आपको बेसिक सा चीज़ आपको पता ही है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हार्बेसियस प्लांट हो सकते हैं, वुडी प्लांट हो सकते हैं, कोई भी जो जिस डिफरेंट टाइप के जो प्लांट आप यहाँ पे आप देखते हैं अगर आप किसी रास्ते में चले, तो वो आपका प्रोड्यूसर हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और आपका जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा, उस एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर होगा वो होगा फाइटोप्लैंक्टन और जो एल्गी जो पानी में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। इसके बाद यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो है कंज्यूमर और जो आपका हार्बीवोर यानी जो उसके बारे में जानना, क्योंकि ये जो प्लांट है वो कुछ एनर्जी फिक्स कर पाया है और वो जो एनर्जी इसने फिक्स किया उसी को कंज्यूम करेगा, जो उसको हम कहेंगे क्या, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर में जनरली आपका जो एनिमल्स हो जाते हैं वो आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ प्लांट ही ऐसा एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी जो आपका सनलाइट का जो एनर्जी है उसको फिक्स कर पाएगा। तो यही वही यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट दैट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स, देन आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर और हेटेरोट्रोफ। तो इसीलिए आप बेसिकली, क्योंकि ये प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से फिक्स किया है उसी को खाते हैं, तो इसीलिए आप इनको क्या कहते हैं, इनको आप कहते हैं कंज्यूमर। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेटेरोट्रोफ, तो इनको आप हेटेरोट्रोफ भी कहते हैं। इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दैट देन दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। तो जो प्लांट आपका फोटोसिंथेसाइज कर रहा है उसको अगर डायरेक्टली कोई ऑर्गेनिज्म अगर खा ले अपने फूड के लिए, तो इसको आप हार्बीवोर तो आप कहते ही है, और इसको आप प्राइमरी कंज्यूमर भी कह सकते हैं। If the animals eat other animal that in turn eat the plant or they produce, they are called the secondary consumer। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं। बेसिकली जो आपका एक हार्बीवोर जो है, उस हार्बीवोर को जो भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल खाएगा उसको आप सेकेंडरी कंज्यूमर कह सकते हैं। यहाँ पे आप बेसिकली एक लायन का एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका जो घास या फिर ग्रासेस जो है इसको आप डियर खाता है, तो ये आपका हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, और उस डियर को कौन खाएगा, लायन या फिर टाइगर, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। लाइकवाइज यू कुड ऑल्सो हैव टर्शियरी कंज्यूमर टू। तो कभी कभी ऐसा देखा जा सकता है कि वहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो कार्निवोर है उसके थ्रू आपको प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन द हार्बीवोर्स आर कार्निवोर। ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो कि हार्बीवोर के ऊपर जो लोग फीड करते हैं वो कार्निवोर हो जाते हैं, और इनको आप क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोर। हाँ, ये बात है कि ये प्राइमरी कार्निवोर जो है वो बेसिकली सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है। इसी चीज़ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न आ जाता है कि कहीं पे आप प्राइमरी कह रहे हैं, कहीं पे आप सेकेंडरी कह रहे हैं, तो आपको वो प्राइमरी सेकेंडरी के बाद जो टर्म आ रहा है उस टर्म पे ध्यान देके इसको समझना पड़ेगा। अगर किसी टर्म पे प्राइमरी कार्निवोर आ रहा है तो वो पहली बार किसी मीट खा रहा है, पहली बार ऐसा ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहा है जो कि मीट खा रहा है, तो वो बेसिकली हो जाएगा प्राइमरी कार्निवोर। और अगर वो जो कार्निवोर है, उसी जो प्राइमरी कार्निवोर है उसी को अगर कोई खा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर। लेकिन प्राइमरी कार्निवोर तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार कुछ चीज़ों को खा रहा है, उससे पहले भी जो डियर है वो ऑलरेडी जो प्लांट, जो अल्टीमेट जो आपका ग्रीन प्लांट्स है उसको खाया है, तो इसीलिए वो लोग क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। अगर आपको कंज्यूमर आपका टर्म दिया हुआ है तो कंज्यूमर मतलब वो आपका प्लांट भी खा सकता है, एनिमल भी खा सकता है, वो कोई भी हो सकता है।
इसीलिए आपका जो हार्बीवोर होते हैं वो आपका बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। इसको आपको आई थिंक समझ आ चुका होगा अभी तक। इसके बाद आपको एक सिंपल जो ग्रेजिंग फूड चेन होते हैं उसका एग्जांपल दिया गया है कि ग्रास यहाँ पे प्रोड्यूसर है, उसके बाद गोट जो है वो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, और मैन जो होगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर है होगा। और यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब यहाँ पे मैन क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये गोट जो है यानी मटन जो है उसको खा रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी कार्निवोर हो जाएगा। यानी आपका इस एग्जाम्पल के थ्रू भी अब तक तो समझ ही आ चुका होगा कि प्राइमरी कार्निवोर क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक सा चीज़ दिया हुआ है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। काफ़ी आसान सा है, यहाँ पे आपका एकदम बेसिक सा चीज़ है कि द डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। हमें तो ऑलरेडी पता है कि डेट्रिटस का मतलब ही है डेड ऑर्गेनिक और डिकेइंग जो मैटर है वो सब। तो उस मैटर से जो आपका फूड चेन चालू हो जाएगा, इसको आप क्या कहते हैं, डेट्रिटस फूड चेन। और फूड चेन भी हमें पता होना चाहिए कि आपको क्या होता है। ये जो इससे पहले वाला जो पेज था उस पेज में तो हमने एक बेसिकली ग्रेजिंग फूड चेन का ही एग्जांपल देखा था। फूड चेन में क्या होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सब्सिक्वेंटली एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यही बेसिकली आपका एक फूड चेन आप कह सकते हैं। एक चेन के माध्यम से हम इसको डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में पहले तो हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, और उस ट्रॉफिक लेवल में अगर क्लासीफाई हम कर दिए, उसके बाद एक ट्रॉफिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा उसी को आप क्या कहते हैं, आप उसको फूड चेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर व्हिच आर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हमें ऑलरेडी पता है कि जनरली जो डिकम्पोजर होते हैं वो आपका हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जनरली ज़्यादा मिलते हैं। ये हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से याद आना चाहिए। यहाँ पे मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया पता है हमें। दीज आर ऑल्सो नोन एज सैप्रोट्रोप्स। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे एनसीईआरटी ने ऑलरेडी कर दिया है कि सैप्रो का मतलब टू डिकम्पोज, यानी सैप्रोट्रोप्स मतलब जो लोग डिकम्पोज करते हैं। यहाँ पे आप सैप्रोट्रोप्स को ही बेसिकली आप डिकम्पोजर कह सकते हैं। Decomposers secrete digestive enzymes that break down the dead waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them। तो डिकम्पोजर जो होते हैं, जो कि यहाँ पे आपका बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनका कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रीट करते हैं। और वही डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि हमारे डाइजेशन में होते थे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको आप सिंपलर ऑर्गेनिक या फिर सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक कर लेते हैं, जो कि आपका एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक करते हैं। और यहाँ पे भी बेसिकली वही होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर जो सिंपलर सब्सटेंस है उसमें ब्रेक डाउन कर लेते हैं, जिसको कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ही आपका जो सैप्रोट्रोप्स है ये डिकम्पोजिशन जो है करते हैं। इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम GFC यानी ग्रेजिंग फूड चेन इज़ मेजर कॉन्डुइट फॉर एनर्जी फ्लो। तो आपको ये चीज़ एक हॉटस्पॉट आपको मिल चुका है यहाँ पे, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। जहाँ पे ऐसा स्टार मार्क किया हुआ है उसको तो आपको एकदम हॉटस्पॉट है, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो उसको आपको तो एकदम छोड़ना ही नहीं है। अगर आप रिवाइज भी कर रहे हैं इस लेक्चर से मेरे, तो उसको तो ज़रूर से एक बार मेरे साथ पढ़िए। इसके बाद आप खुद जब NCERT फिर से पढ़ेंगे तब आप फिर से पढ़िए कि इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज़ मेजर कॉन्डुइट फॉर एनर्जी फ्लो। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 3-4 बार तो यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। एज अगेंस्ट दिस द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन दैट इज देन थ्रू GFC। यानी आपका जो DFC है यानी डेट्रिटस फूड चेन, उससे आपका मेजर जो कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी किसका होता है, किस इकोसिस्टम का होता है, बोलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का। और ग्रेजिंग फूड चेन जो होता है वो आपका बेसिकली एक्वाटिक इकोसिस्टम का होता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम वहाँ पे और ग्रेजिंग क्या हो रहा है, टेरेस्ट्रियल में ग्रेजिंग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी जो है ग्रेजिंग फूड चेन प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन ही आपका मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी होता है। और टेरेस्ट्रियल में आपका डेट्रिटस फूड चेन यानी DFC आप कह सकते हैं, डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल। ये तो हमें पता होना चाहिए कि आपका बेसिकली फूड चेन तो बेसिकली होता नहीं है, आपका फूड वेब होता है। किसी भी एक फूड चेन दूसरे फूड चेन के साथ किसी भी लेवल पे कनेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा है कि डेट्रिटस फूड चेन में बी कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, यानी किसी ना किसी लेवल पे आपका एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है उसके साथ जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो कनेक्टेड तो ज़रूर होगा। यही आपको बेसिकली मीन कर रहा है।
इसके बाद यहाँ पे जो फूड वेब कह रहा है, तो फूड वेब बेसिकली मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि कुछ जो फूड चेन्स होते हैं वो चेन्स के बीच में कुछ ब्रांचिंग हो जाते हैं। ब्रांचिंग हो जाते हैं मतलब वो चेन्स खुद से एक फूड चेन दूसरे जो फूड चेन है उस फूड चेन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, कैसे भी तरीके से वो किसी भी लेवल पे कनेक्ट हो सकता है। तो वो कनेक्शन के बाद एक क्या होता है कि एक वेब की तरह फॉर्म करता है, तो उसी को आप फूड वेब कहते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डेट्रिटस फूड चेन आर प्रे ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन and in natural ecosystem some animals like cockroaches, crow etc are omnivore। तो omnivore का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि omnivore का मतलब वो कुछ भी खाता है। वो बेसिकली उनको आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये हार्बीवोर है या कार्निवोर है। वो हार्बीवोर भी हो सकते हैं, कार्निवोर भी हो सकते हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो कुछ भी खा सकते हैं जो omnivore है। जैसे कि आपका कॉकरोच, तो अगर कॉकरोच कुछ भी खा सकता है, ना तो वो हार्बीवोर है ना कार्निवोर है, तो आप उसको कौन से ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग भी आपका ओमनिवोर है। तो हम लोगों को आप यानी हम जैसे जो ह्यूमन स्पीसीज है इसको कौन से लेवल पे, कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आपको स्थान देना चाहिए। ये तो आपका हार्बीवोर भी हो सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, यहाँ तक कि आपका टर्शियरी कंज्यूमर भी हो सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो आप इसी के लिए जो ह्यूमन बीइंग की तरह जो भी ओमनिवोर है उनके लिए ही आपको बेसिकली फूड वेब की ज़रूरत पड़ती है। और बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम में फूड चेन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, फूड वेब ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक और आपका बेसिक सा चीज़ आ गया है कि बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन ए फूड चेन इज़ नोन एज ट्रॉफिक लेवल। हमें पता है कि एक ट्रॉफिक लेवल है जहाँ पे कि उसका फूड के साथ रिलेटेड है। तो उनका जो न्यूट्रिशन और फूड है उसके ऊपर बेस करके अगर हम उसको किसी लेवल पे स्ट्रेटिफाई कर देते हैं, यानी उस किसी लेवल पे आप उनको प्लेस कर देते हैं, तो उसी को आप ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। प्रोड्यूसर बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, herbivores that is the primary consumer belong to the second trophic level and the secondary consumer belongs to the third trophic level। तो यहाँ पे आपको जो है ट्रॉफिक लेवल का एक काफ़ी अच्छा फ्लो चार्ट के थ्रू एग्जांपल दिया गया है। और आई थिंक पिछले वाले लेक्चर पे मैंने आपसे कहा था कि एक जो डायग्राम दिया है वो मैं समझाऊंगा, वो मैं समझाने भूल गया था। तो बेसिकली काफ़ी आसान है, वहाँ पे आपको स्टेप दिया हुआ है, आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी का जो हर एक डायग्राम है उस डायग्राम को आपको काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए। आप लोग कहेंगे कि डायग्रामेटिक क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी वो डायग्राम से कुछ कुछ कॉन्सेप्शन आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर होता है, तो इसीलिए आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो चार्ट दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि आपका प्रोड्यूसर जो है बेसिकली प्लांट्स, ये आपका फास्ट ट्रॉफिक लेवल में आ रहा है। एग्जाम्पल क्या है, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्री। प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो बेसिकली हार्बीवोर होते हैं, वो आपका कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जो एग्जांपल है वो क्या होगा, जू प्लैंक्टन हो सकते हैं, काऊ हो सकते हैं, ग्रास होपर हो सकते हैं, जितने भी टाइप के हार्बीवोर है वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ भी मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन पे आपको पूछ सकता है, और आई थिंक काफ़ी आसान है। एक बार अगर आप पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया वो अगर आप समझ लेंगे तो ये वाला पार्ट आपका कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसान सा यहाँ पे चीज़ है। इसके बाद आपका क्या कह रहा है कि सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो क्या है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा, बेसिकली कार्निवोर है, यानी आपका जो प्राइमरी कार्निवोर आप इनको कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपका बर्ड्स हो सकते हैं, फिशेस हो सकते हैं, उल्फ हो सकते हैं। इसके बाद आपका टर्शियरी कंज्यूमर दैट इज़ द टॉप कार्निवोर, और ये कौन से लेवल पे ऑक्यूपाई, कौन से लेवल पे आते हैं, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इनको आप सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर भी कह सकते हैं। देखिए मैंने भी यहाँ पे आपको गलत बोल रहा था, मैं भी पहले आपको गलत बोल दिया था कि इसको आप सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं सेकेंडरी कार्निवोर कहेंगे, क्योंकि ये सेकेंड कार्निवोर है। बेसिकली आप देखेंगे कि कार्निवोर यहाँ से चालू हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे जो है ये बेसिकली सेकेंड कार्निवोर है, इसीलिए इसको आप सेकेंडरी कार्निवोर कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है मैन एंड लायन। तो बेसिकली मैन इसका काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल नहीं माना जाता, क्योंकि मैन जो है ह्यूमन बीइंग, तो आपसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हम लोग तो ओमनिवोर हैं, कुछ भी मिले खा जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को जनरली इस स्टडी पे हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू नोट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ रिपीट हुआ है। लिंडेमैन्स जो 10% लॉ है बेसिकली हम लोग पहुँच चुके हैं वहाँ तक, वो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश भी करेंगे।
क्या कह रहा है यहाँ पे कि ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार मार्क कर लो, जितने भी चाहे स्टार मार्क कर लो। 2021 में आई थिंक आया था, तो 2023 में इससे कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट आसानी से कर सकते हो। यहाँ तक कि 2022 में भी इसका जो अगले पैराग्राफ है यानी 10% लॉस है तो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, देख लेना, आप एकदम मार्क कर लो। क्योंकि जनरली होता है क्या कि एक साल में अगर कोई किसी पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा तो अगले साल में जनरली रिपीट तो एक हो सकता है, लेकिन उसका चांसेस काफ़ी कम होते हैं। उसके दूसरा जो पैराग्राफ है उस वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे इसके अगले पैराग्राफ पे ही आपको बेसिकली जो लिंडेमैन्स आपका 10% लॉ है वो दिया हुआ होगा, तो वो आपको स्टार मार्क कर लेने हैं, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो स्टैंडिंग क्रॉप बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल पे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर लिविंग मटेरियल आपके सबसे कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में प्रेजेंट होगा, तो उसी को आप बेसिकली स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। यहाँ पे कुछ टफ वाली बात ऐसे या फिर डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं। द बायोमास ऑफ स्पीसीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। तो बेसिकली ये मैंने आपको पिछले लेक्चर पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि हमें यहाँ पे ड्राई वेट लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इसके बाद क्या आता है कि द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन इज़ रेस्ट्रिक्टेड। तो इसी का आपको सोचना चाहिए कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है इसमें नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल रेस्ट्रिक्टेड क्यों है, क्यों रेस्ट्रिक्टेड होना ज़रूरी है। इसलिए रेस्ट्रिक्टेड होना ज़रूरी है क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आपका एनर्जी डिक्रीज़ होता हुआ जा रहा है और अल्टीमेटली सिर्फ 10% ऑफ द एनर्जी ही अगले ट्रॉफिक लेवल पे जा पा रहा है। आपका यहाँ पे 90% है वेस्ट हो रहा है। आप सोचिए, आपके पास एक 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, आप यानी आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी जो आपका ग्रासेस है उसमें आपका 100 किलो कैलोरी आपका एनर्जी है। अगर कोई हार्बीवोर उसको खाएगा तो उसमें सिर्फ 10 किलो कैलोरी उसके बॉडी के जो बायोमास इम्प्रूवमेंट में या फिर बायोमास इन्हेंसमेंट में काम आएगा। बाकी के जो 90% है वो पूरा लॉस हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा आपका एफिशिएंसी कितना कम है, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 10% जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे अगर ऐसे ही 10% करके जाता रहे यानी 90% करके डिक्रीज़ होता रहे, तो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपका ट्रॉफिक लेवल हो जाए तो आखिरी जो हाईएस्ट जो लेवल होगा वहाँ पे तो उनको कुछ खाना ही नहीं मिलेगा, ऐसा ही बुरा हाल हो जाएगा। तो इसीलिए कुछ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रॉफिक लेवल ही आपका ग्रेजिंग फूड चेन में पॉसिबल है। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ। Only 10% of the energy is transferred to the each trophic level from the lower trophic level. That is the Lindemann's 10% law. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप 2023 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, 2022 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इससे पहले वाला तो मैंने इमेज समझाना भूल गया था, ये समझा देता हूँ कि बेसिकली आपका सन से जो एनर्जी आ रहा है वो हीट के फॉर्म पे आ रहा है, और हीट के फॉर्म पे आ रहा है तो जो आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो प्लांट प्रेजेंट है वो लोग बेसिकली फोटोसिंथेसाइज करेंगे, और इनको अब कौन खाएगा, जो है आपका हार्बीवोर्स है। तो हार्बीवोर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये जो है बेसिकली हार्बीवोर है। तो हार्बीवोर उसको खा तो रहा है लेकिन उसमें 90% जो लॉस हो रहा है, सिर्फ 10% इसके अल्टीमेटली बायोमास इम्प्रूवमेंट में या फिर एनहेंसमेंट में काम आएगा। और जो लॉस हो रहा है वो कैसे लॉस हो रहा है, आपका हीट के रूप में डिसिपेट हो रहा है। और यहाँ पे इस हार्बीवोर को जो खा रहा है कार्निवोर, उसमें भी ऐसे ही सेम सब्सिक्वेंट लेवल के थ्रू जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपका जो फूड वेब है उसको भी समझाने की कोशिश किया है कि इसको आपको ये लोग भी खा सकते हैं, ये लोग इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जो हेन है ये भी बेसिकली इनको डायरेक्टली खा सकते हैं। और हर एक जहाँ जहाँ आपको ऐसा मिलता जाएगा, ट्रॉफिक लेवल मिलता जाएगा, सब्सिक्वेंट लेवल पे आपका एनर्जी सिर्फ 10% जाएगा, बाकी का 90% लॉस हो जाएगा हीट के रूप में। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आ चुके हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में, जो कि आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो होता है ना, कुछ हॉट फेवरेट टॉपिक होते हैं एग्जामिनर के, तो ये आपका है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली क्या है, कुछ पिरामिड की तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी भी पढ़ना है और रेडी भी करना है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम दिया है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि ऑल डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट। तो सारे जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, कौन सा बायोमास का है, कौन सा एनर्जी का है, कौन सा आपका जो है नंबर का है, सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा।
क्योंकि वहाँ से आपको बेसिकली एक डायग्राम देखे ही पूछ सकता है कि ये कौन सा इसके लिए इनकरेक्ट है। सोचिए आप एक इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ एनर्जी दे दे और आपसे पूछ ले कि क्या ये करेक्ट है, तो आप लोग तो आसानी से बोल देंगे कि नहीं जी, आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आपका आसान क्वेश्चन आएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जनरली इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है यही है बेसिकली। तो हमें क्या पढ़ना है बेसिकली, द 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर यूजुअली स्टडीड। दे आर पिरामिड ऑफ नंबर, वहाँ पे बेसिकली आपको जो प्रोड्यूसर का नंबर, आपका प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर, सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर, टर्शियरी कंज्यूमर का नंबर, ऐसे हम प्लेस कर लेते हैं और एक पिरामिड की तरह बन जाते हैं वो। इसके बाद आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, वहाँ पे बेसिकली उनका ड्राई वेट या फिर फ्रेश वेट जो है वो हम पुट करते हैं। और फिर आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये आपका सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी का कंटेंट जो है, एनर्जी कंटेंट, तो उस एनर्जी कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पिरामिड के थ्रू। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पहला ही जो एग्जांपल दे रहा है वो दे रहा है क्या, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओनली 3 top carnivores are supported in ecosystem based on the production of nearly 6 million plants। क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो प्रोड्यूसर जो है उसमें 6 मिलियन के आसपास प्लांट्स हैं, लेकिन टर्शियरी कंज्यूमर में ये कितने लोगों को सस्टेन कर पा रहा है, सिर्फ 3 लोगों को। यानी 3 जो टर्शियरी कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है, लोग नहीं, 3 जो टर्शियरी कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म है उनको सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि हर एक जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ चीज़ें लॉस हो जाते हैं। ये आपको बेसिकली एग्जाम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे फिगर का जो नीचे लिखा हुआ है फुट नोट के थ्रू। इसके बाद आपका यहाँ पे आ गया है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में भी बेसिकली आपका ड्राई वेट जो कि केजी पर मीटर स्क्वायर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ड्राई वेट का मतलब आप सिर्फ वेट केजी ऐसा नहीं लिख सकते, आपको बेसिकली यहाँ पे किलोग्राम पर यूनिट एरिया ऐसे समझना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को तो याद आ रहा होगा कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन जो है उसका भी यूनिट यही था आपका। अगर आप मास के टर्म में उसको एग्जाम्प्लीफाई करना चाहें तो उसका यूनिट क्या होता था, केजी पर मीटर स्क्वायर, तो वही यहाँ पे भी होगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जितना ऊपर जा रहा है बहुत ही कम अमाउंट ऑफ बायोमास वहाँ पे या फिर ड्राई वेट जो है वो प्रेजेंट हो पा रहा है। यहाँ पे भी बेसिकली आपको पिरामिड ऑफ बायोमास बोल दिया है। अल्टीमेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ चुका है, क्योंकि एक इन्वर्टेड जहाँ जहाँ देख लेंगे आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो आपके लिए। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये आपका पिरामिड ऑफ बायोमास है और इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VBI स्टार जो भी चाहे मार्क कर लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। यहाँ पे आप लोगों को तो स्टैंडिंग क्रॉप मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक या फिर लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन ए ट्रॉफिक लेवल एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आपका जो एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है जहाँ पे आपको फाइटोप्लैंक्टन दिखने को मिलता है, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, वहाँ पे पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पिरामिड ऑफ बायोमास किसी किसी जगह पे इन्वर्टेड हो सकते हैं, जनरली आपको ये भी अपराइट ही मिलते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे जैसे कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ यहाँ पे आपका लेक आप कह सकते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम जो है वहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड मिल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि आपको स्टार मार्क कर लेना है और पढ़ना है। अल्टीमेटली यहाँ पे आपको बेसिकली पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में कह रहा है, और इसी को अगर आप इसको देखते हुए चलेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे आपको सिर्फ 10% ही जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पहले 10,000 था, फिर उसमें 1000 रह गया, फिर उससे 100 रह गया, फिर अल्टीमेटली जो टर्शियरी कंज्यूमर है उसमें 10 रह गया। यानी आपको यहाँ पे बेसिकली जो लिंडेमैन्स 10% लॉ है उसी लॉ का आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है आपका एक पिरामिड ऑफ एनर्जी में। और ये याद रखिएगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कैन नेवर एवर इट कैन बी इन्वर्टेड, यह आपको याद रखना है। और ऑलरेडी बहुत बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई थिंक आपको याद ही हो चुका होगा। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ कह रहा है, और आज हम लोग इस लेक्चर पे बेसिकली ये जो इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स जो दिए हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस थे, यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा इससे अगर ज़्यादा पढ़ा दिया तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता ही है कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। आप लोगों के लिए ये भी आप लोगों को पता है कि टाइम वंस गॉन इज़ गॉन फॉर एवर। तो टाइम को कभी भी वेस्ट मत करना, पढ़ाई पे यूटिलाइज़ कीजिए। पढ़ाई करना अच्छा नहीं लग रहा है, रेस्ट ले लीजिए।
आप किसी फ़ोन पे मत लगे रहिए, यूट्यूब पे कुछ उल्टा सीधा वीडियो देखने पे मत लगे रहिए। पढ़िए, रेस्ट कीजिए और उसी चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए और आप लोगों को आदत पड़ जाएगी। आपको ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं भी पहले आपकी ही तरह प्रोक्रेस्टिनेशन पे डूबा हुआ था, लेकिन फिर मैं उससे उभर पाया हूँ। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए आपको पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है कि तो वन मस्ट रिमेंबर दैट ए ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स ए फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीसीज एज सच। बहुत ही ज़्यादा एक यहाँ पे आपका वैल्यूएबल बात कह दिया है एनसीईआरटी की, एक ट्रॉफिक लेवल को आप एज सच एक स्पीसीज़ के रूप में नहीं मान सकते। वहाँ पे आपका एक ये फंक्शनल लेवल है, यानी जहाँ पे वो लोग जो स्पीसीज़ है वो लोग इंटरैक्ट करते हैं दूसरे स्पीसीज़ के साथ, इसी को आप एक ट्रॉफिक लेवल कह सकते हैं। आप एज सच एक स्पीसीज़ को एक ट्रॉफिक लेवल नहीं मान सकते। इसके बाद वहाँ पे आपको वही चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल एट द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। तो आपको बोल रहा है कि जो क्यों आप एक ट्रॉफिक लेवल को बेसिकली एक स्पीसीज़ नहीं मान सकते, क्योंकि एक स्पीसीज़ एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो जनरली नीट या जेई जो होते हैं उनका जो टॉपर होते हैं वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, बहुत सारे नहीं, जनरली एक या दो, जनरली दो इंस्टीट्यूशन में वो लोग इनरोल्ड होते हैं। आप लोगों को नाम भी पता होगा कि जनरली एक इंस्टीट्यूशन में वो लोग क्लासरूम स्टडी करते हैं और एक में डीएलपी, तो वो लोग साइमल्टेनियसली दोनों पे ही इनरोल्ड है, इसीलिए दोनों ही उनका क्रेडिट क्लेम करते हैं। और वही चीज़ एनालोगसली आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक जो आपका स्पीशीज़ है वो दो या बहुत सारे ऐसे आपका ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए आप नहीं कह सकते कि एक ट्रॉफिक लेवल मतलब एक स्पीसीज़, या फिर एक ही स्पीसीज़ का एग्रीगेशन को आप ट्रॉफिक लेवल नहीं कह सकते। जैसे कि आपको एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, जो कि क्या कह रहा है कि आपका स्पैरो इज़ ए प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स सीड। तो जब ये प्लांट का जो सीड है उसको खाता है तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता है। एंड इट इज़ ए सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स द इंसेक्ट एंड वर्म्स। तो आपका ये कार्निवोर यानी सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है जब यह बेसिकली क्या खाता है, जब यह आपका किसी इंसेक्ट या वर्म जो है उनको खाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आता है एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं, जो कि आप लोगों को मिस आउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। और मैं आपसे पहले ही जब इकोलॉजी स्टार्ट कर रहा था तो बोला था, आप अगर मेरे साथ पूरा इकोलॉजी पढ़ लेंगे तो आपको इकोलॉजी एकदम आसान लगेगा और इकोलॉजी का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर आप डेडिकेटेडली मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि इफ़ यू आर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन ए बिग ट्री व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। तो बेसिकली आपको पिरामिड ऑफ नंबर पूछ रहा है, तो आप एक जनरल एक सोच के थ्रू भी आप कर सकते हैं कि आपका बेसिकली जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी नहीं, आपका जो प्रोड्यूसर है वो आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जो है वो तो बेसिकली एक ट्री है, लेकिन उसकी ट्री के ऊपर कुछ इंसेक्ट जो है, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर आप कह सकते हैं, वो तो बहुत भारी मात्रा में होगा। कुछ लोग होते हैं जो कि आपका सोच सकते हैं कि उस प्लांट में कुछ अगर फ्लावर है तो उस फ्लावर में कुछ फीड करते हैं, कुछ उनके जो सीड है उनमें फीड करते हैं, कुछ उनके डिकेइंग लीव में फीड करते हैं। तो इंसेक्ट तो बहुत तरीके के होंगे। फिर वही जो इंसेक्ट ईटिंग जो बर्ड होगा वो उससे थोड़ा कम अमाउंट में होगा। फिर वो जो स्मॉल बर्ड्स को अगर ईट करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो और भी कम अमाउंट में होगा। तो अल्टीमेटली इसका जो शेप हो जाएगा वो होगा स्पिंडल शेप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक कभी भी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। एक बार डायग्राम को देके शायद पूछा गया था, जो कि आसान था, आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते थे। लेकिन आई थिंक अब इसके बाद अगर कभी भी पूछा जाए तो डायरेक्ट ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा कि कैसा शेप का होता है, और उसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, स्पिंडल शेप का होता है। Pyramid of biomass in sea is generally inverted because the biomass of fish far exceeds that of the phytoplankton। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक हॉटस्पॉट आपको फिर से मिल चुका है कि पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है, ऑलरेडी हमें पता है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है, और आपका जो सी है यानी मेरीन इकोसिस्टम जो है, तो मेरीन इकोसिस्टम में भी बेसिकली ये आपका इन्वर्टेड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। क्यों? क्योंकि आपका जो फाइटोप्लैंक्टन का मास से आपका जो उसमें जो मछली जो रहते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मास होता है, इसीलिए ये इन्वर्टेड होते हैं। ये लाइन तो आपको मैंने आई थिंक मैंने 7-8 बार आपको पूरे ये इकोलॉजी पढ़ाते हुए एक्सप्लेन कर दिया है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड।
because when the energy flows from a particular trophic level to next trophic level, some energy is always lost as heat at each step. तो सम नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट लॉस होते हैं, ये हमें पता है कि 10% ही अल्टीमेटली अगले ट्रॉफिक लेवल तक जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बेसिकली जो है इकोलॉजिकल पिरामिड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ कर लिए हैं। इसके बाद जो आपको आ जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड का एक और सबसे इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट, जिसके बाद हम आज का लेक्चर को यहाँ पे रोक देंगे। इसको मैंने डबल स्टार मार्क कर दिया है, आप ट्रिपल स्टार, क्वाड स्टार, कितना भी स्टार मार्क कर लो, इसको एकदम रट लो। इसमें 3 आपका चीज़ दिया हुआ है, मैंने 1 2 3 मार्क भी कर लिया है। एकदम इसको रट लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपका मॉक टेस्ट में तो आई थिंक बहुत बार ऑलरेडी पूछ चुका होगा, अगर आप अभी कुछ मॉक टेस्ट दिए हुए हैं तो। क्या है यहाँ पे आपका जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, उस पिरामिड के कुछ लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले तो हमें एक चीज़ पता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर आपको एनसीईआरटी का लाइन पढ़ा दूंगा। तो हमें ये चीज़ पता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग एक चीज़ जनरलाइज कर लेते हैं कि क्या, कि हम लोग सोचते हैं कि हमेशा वहाँ पे फूड चेन प्रेजेंट होता है, जो कि आपको पता है कि नेचर में फूड चेन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। आपका जनरली नेचर में सारे ही जगह पे आपका फूड वेब मिलता है, तो ये आपका एक ड्रॉबैक हो सकता है। इसके बाद क्या होता है कि आपका ये सैप्रोट्रोप्स जो है, उस सैप्रोट्रोप्स को कभी भी यहाँ पे स्थान नहीं मिलता। उस सैप्रोट्रोप को आप यहाँ पे इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, उस इकोलॉजिकल पिरामिड में आप उनको जगह नहीं देते, हालांकि वो इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक। और इसके बाद एक और इसका ड्रॉबैक है, जो कि मैंने आपको इससे पहले जो एग्जांपल दिया था कि स्पैरो का जो एग्जांपल था कि ये एक ही साथ 2 ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट हो सकते हैं, और उसी के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया है कि आपका जो एक जो ट्रॉफिक लेवल है वो आप एज सच एक स्पीसीज़ नहीं है, वो एक फंक्शनल लेवल है, उसको एक्सप्लेन किया। तो उसी के थ्रू आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, इसका एक मेजर ड्रॉबैक क्या है कि ये एक स्पीसीज़ जो कि सेम स्पीसीज़ बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल, इट कैन नॉट बी एकोमोडेटेड। तो ये इसका एक और ड्रॉबैक हो जाएगा। ये 3 जो बेसिक मैंने आपको ड्रॉबैक बता दिया, यही आपको एनसीईआरटी भी कह रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लो, ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग इस बार सीधा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, और पढ़ने के बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर क्या कह रहा है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑफ द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। पहले ही आ चुका है हमारा जो ड्रॉबैक, पहला ड्रॉबैक। इसके बाद जो सेकेंड ड्रॉबैक वो क्या है, इट एज्यूम्स सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। इट डजंट एकोमोडेट अ फूड वेब। ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया कि ये फूड वेब को एकोमोडेट नहीं करता। ये इसका बहुत ही बड़ा एक जनरलाइजेशन है, जो कि आपको एक ओरिजिनल एक्यूरेट जो रिज़ल्ट है उससे आपको थोड़ा दूर ले जा सकता है, क्योंकि आपका बेसिकली नेचर में जो प्रेजेंट होते हैं वो आप नहीं ले रहे हो, आप एक आइडियल कंडीशन को पकड़ के आप चल रहे हैं। तो इसलिए ये आपका कुछ जनरलाइजेशन हो गया यहाँ पे, हालांकि ये इसका इसलिए एक ड्रॉबैक है। Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramid, even though they play a vital role in the ecosystem. बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सैप्रोट्रोप्स जो है वो आपका कुछ भी चीज़ों का डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है, फिर भी उनको इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं दिया गया है, स्थान नहीं दिया गया है। यह इसका एक मेजर ड्रॉबैक है। तो यही 3 आपका बेसिकली जो मेजर ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऑलरेडी मैंने सारा हॉटस्पॉट यहाँ पे मार्क करवा दिया है। तो हमने इकोलॉजिकल जो पिरामिड है वो भी हमने ख़त्म कर लिया है, और इसी के साथ आज इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर रोक देंगे। अगले लेक्चर पे हम लोग फिर से मिलेंगे आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन भी काफ़ी लोगों को परेशानी होती है, तो उसको भी मैं काफ़ी डिटेल में लेते हुए चलूँगा। और आज का लेक्चर को यहीं पे रोकूंगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए मुझे कि और क्या क्या मैं कर सकता हूँ ताकि आपका हेल्प हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।